बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। यहाँ आज हम देखने वाले हैं इंटर क्लास का चैप्टर 2 आप लोग का चल रहा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे पुराने बच्चे जानते होंगे कि हम जितना टॉपिक से रहता है आपको साथ में बताते हैं किस तरीके से आपको लिखना है कि आपको पूरा फुल मार्क्स मिले। साथ में ये भी बताते हैं कितना आपको आंसर देना है, कितना नहीं देना है, क्या कैसे करना है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं आप लोग को करनी है। और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। यहाँ देख सकते हैं आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग अगर बुक में देखें एनसीईआरटी या आप लोग क्वेश्चन बैंक भी अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक चाटना शुरू कर देते हैं। हाँ, मतलब उसे रीड करना शुरू करते हैं, एकदम सोचते हैं घोल कर उसे पी जाए। बट देखें, अगर एग्जाम टाइम में आप जाएंगे लिखने तो वही सब जो रटे हैं आप वो क्या करेंगे, भूल जाएंगे आप लोग। बट अगर आप लोग ने अच्छे से उसे पढ़ा है, रटा नहीं है, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं अपना, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर दे जाएंगे। तो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं वही क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफी टफ बुक में दिया गया, बट यहाँ हम आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजीली तरीके से बताएंगे कि आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो आइए देख लेते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। यहाँ देखिए, आज का टॉपिक है आपका भ्रूणपोष, आई मीन एंडोस्पर्म। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो यहाँ देखेंगे और आपको बहुत ही शॉर्टली इसका आंसर बताएंगे और ये भी बता रहे हैं कि ये क्वेश्चंस कितने टाइप से पूछे जाते हैं। पहला तो आप लोग ध्यान दें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भ्रूणपोष क्या है, इसका डिफिनेशन। तो अगर ये ऐसा पूछा जाएगा तो ये 2 मार्क्स में आ गया है क्वेश्चन आपका। अगर ये 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि भ्रूणपोष क्या है, इसका डिफिनेशन लिखें, साथ में ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी इनके प्रकारों के नाम और उनका वर्णन भी दीजिए। तो आज आपको डिटेल से ही बता रहे हैं, ध्यान दें आप लोग, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। यहाँ देखें भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। तो अगर इसका डिफिनेशन आप लोग देखें बुक में तो बहुत ही लॉन्ग में दिया गया है, बहुत लॉन्ग दिया गया है और आपको इतना इजीली तरीके से हम यहाँ बताएंगे कि एक ही लाइन में आपका आ जाएगा। देखें, सभी पुष्पीय, देखिए सभी पुष्पीय पौधों में भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष ऊतक होता है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। इससे पहले हमने भ्रूणपोष और भ्रूणकोष में अंतर आपको लिखवा दिया था, और जो स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं और नोट्स कॉपी साथ में बनाते हैं। चलिए आप लोग, तो देखिए हमने यहाँ आप लोगों ने क्या देखा है कि सभी पुष्पीय पौधों में भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष ऊतक होता है, उसी को क्या कहेंगे, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। मतलब भ्रूण को पोषण देने वाला क्या कहलाएगा, भ्रूणपोष कहलाएगा। तो ये आपका डिफिनेशन था भ्रूणपोष। अगर यही आप चाहते हो तो ये और भी हम आपको लॉन्ग लिखवा सकते थे, बट आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना है यहाँ, तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। यहाँ देखिए, तो इतना हो गया। यहाँ देख सकते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका आंसर। सभी पुष्पीय, जितने सभी पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष ऊतक होता है जिसे क्या कहेंगे, भ्रूणपोष कहेंगे। आई होप इतना समझ में आया। फिर देखिए यहाँ नेक्स्ट है आपका भ्रूणपोष के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। समझा कि क्या है ये, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, भ्रूणपोष के प्रकार। या इंग्लिश में आप लोग भी समझते चले क्योंकि आगे आप लोग का इंग्लिश आप लोग की ज्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ देखें, इसीलिए आपको इंग्लिश के साथ हिंदी भी बताते चलते हैं हम। फिर यहाँ नेक्स्ट है आप देखें टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म हो गया। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। क्या लिखेंगे, 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। फिर देखें केंद्रीय भ्रूणपोष, जिसे कहेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर है कोशिकीय भ्रूणपोष, जिसे सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। और आपका है माध्यमिक भ्रूणपोष। यहाँ देख सकते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और लास्ट है आपका माध्यमिक भ्रूणपोष। तो अब इनका डिफिनेशन भी आपको लिखना है क्योंकि एग्जाम में इसका डिफिनेशन भी लिखने को बोल देता है। साथ में आपको यहाँ डायग्राम भी बहुत इजीली बताएंगे कि हम लोग डायग्राम बना लें आप लोग खुद, और आपका इसका पूरा आंसर निकले डायग्राम का। काफी टफ आपके बुक में दिया गया है, इसका डायग्राम आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आपको क्या था, बहुत इजी बताया है, जैसे कि आप लोग जानते रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ देखें, अब देखेंगे हम लोग। तो देखिए क्या है केंद्रीय भ्रूणपोष। तो इसका अगर आंसर देखें तो केंद्रीय मतलब केंद्र का भ्रूणपोष। अगर थोड़ा सा दिमाग भी आप लोग लगाए, केंद्र भ्रूणपोष। तो अब इसे डिफिनेशन में देख लेते कैसे लिखना आप लोग को। यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष।
देखें तो आप लोग लिख सकते हैं कि केंद्रीय भ्रूण कोश वह कोश है जिसमें केंद्र का विभाजन होता है, किंतु उसमें जो कोशिका भित्ति होगी उसका निर्माण नहीं होगा। तो वही यहाँ डेफिनेशन लिखा गया है कि इस प्रकार के जो हमारा भ्रूण कोश होता है के विकास में प्राथमिक भ्रूण कोश के केंद्र बार बार विभाजित होते रहते हैं, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। जैसे कैप्सुला हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, सूरजमुखी हो गया, वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका केंद्र के भ्रूण कोश, जिसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। आई होप आपका इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, इसका केंद्रक विभाजन हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ वन केंद्रक था आपका, यहाँ कितना हो गया? डबल केंद्रक हो गया। तो इसी से आप लोग देख रहे कैसे विकास इसका होता जा रहा है। इसमें केंद्रक का विभाजन हो रहा है, इसमें वन केंद्रक या टू केंद्रक हो गया। फिर देखिए यहाँ कितने केंद्रक हो गए हैं। तो उसी प्रकार से केंद्र के भ्रूण कोश में जिसमें केंद्र का विभाजन होता है, किंतु इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे? केंद्र के भ्रूण कोश कहेंगे। इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं यहाँ। इसे एम्ब्रियो क्या कहेंगे? एम्ब्रियो, ये आपका बीच में क्या है? एम्ब्रियो है यहाँ, और यहाँ है आपका पर न्यूक्लियस, ये बीच में यहाँ देख सकते हैं। इसका टाइप से यहाँ पर लिखा गया है। फिर ये है एम्ब्रियो सेक, ये क्या है? एम्ब्रियो सेक है। यहाँ भी एम्ब्रियो का यहाँ विकास हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं कि केंद्र के भ्रूण कोश में किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। आप लोग नोट्स कॉपी में अपना डायग्राम भी बनाते चले, क्योंकि डायग्राम से, चित्र से, कोई घटना से अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद किया जाए तो काफी वो याद होता है। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाए। फिर यहाँ देख सकते हैं कोशिकीय भ्रूण कोश, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो देख सकते हैं कोशिकीय भ्रूण कोश किसे कहते हैं। तो ये आपका यहाँ देख सकते हैं, इसका डायग्राम बन गया है, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा क्या आप लोगों ने ध्यान दिया इसमें? नहीं दिया? बता देते हैं। देखिए यहाँ भ्रूण कोश नहीं होगा, यहाँ मिस्टेक हो चुका है। यहाँ होगा भ्रूण कोश होगा। ये क्या होगा? भ्रूण कोश होगा। यहाँ भी भ्रूण कोश होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? भ्रूण कोश के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? भ्रूण कोश होगा। इससे आप लोग सही कर लीजिए नोट्स कॉपी में। तो यहाँ क्या है? केंद्र के, वही हम कह रहे थे बार बार, यहाँ आपको बता रहे भ्रूण कोश, बट यहाँ भ्रूण कोश कैसे हो गया है? तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा सही कि केंद्र के क्या होगा? केंद्रीय भ्रूण कोश। ये भी क्या होगा? कोशिकीय भ्रूण कोश। ये क्या होगा? माध्यमिक भ्रूण कोश। आई होप समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। तो देखिए, कोशिकीय भ्रूण कोश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान नहीं लगा कर रखें, कहीं इधर उधर ध्यान न लगाएं। देखें, कोशिकीय भ्रूण कोश, इस प्रकार के भ्रूण कोश निर्माण में भ्रूण कोश केंद्र के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन होता रहता है, जिससे यह शुरुआत से ही कोशिकीय हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखें, मैग्नोलिया, धतूरा आदि। तो इसमें क्या हो रहा है? आपका केंद्र के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन हो रहा है। केंद्र का तो भी विभाजन हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं केंद्र का, यहाँ वन केंद्रक था, बट यहाँ 2 हो गया। यहाँ कितने केंद्रक हो गए? बस इसके साथ आप लोग ध्यान देखें कि आपका टॉपिक क्या है? कोशिकीय भ्रूण कोश। तो कोशिका का भी विभाजन हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक कोशिका यहाँ थी, बट यहाँ क्या होगी? 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो गई। यहाँ आपकी कितनी कोशिका? 1 2 3 4 कोशिका। बच्चों यहाँ ध्यान दें कि इसमें केंद्र के साथ क्या हुआ है? कोशिकीय द्रव का भी विभाजन हुआ है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हमारा केंद्र का होता है, बट केंद्र विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन होता रहता है। होता रहता मतलब प्रक्रिया चालू रहती है, फिर जिससे यह शुरुआत से ही कोशिकीय हो जाता है। शुरुआती तौर से जब इसका होने लगता है तो इसमें लगातार विभाजन कोशिका द्रव होती रहती है, जिससे क्या हो जाता है? ये शुरुआत से ही कोशिकीय हो जाता है, जैसे मैग्नोलिया, धतूरा आदि। तो इसका डायग्राम आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि केंद्रक के साथ कैसे कोशिका द्रव का यहाँ विभाजन हुआ है। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। लाइव टॉपिक क्या बच्चों आपका आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है माध्यमिक भ्रूण कोश। किसे कहते हैं? माध्यमिक भ्रूण कोश। ध्यान दें, यह भ्रूण कोश केंद्रीय व कोशिकीय भ्रूण कोशों के बीच की अवस्था होती है।
मतलब यहाँ हमने टॉपिक्स पढ़ा था केंद्रीय भूपोष और कोशिकीय भूपोष और यहाँ का माध्यमिक। तो माध्यमिक से ही अर्थ निकल रहा है कि मध्य का, क्या मध्य का। तो वही यहाँ डिफिनेशन भी इसका है कि केंद्रीय भूपोष और कोशिकीय भूपोष के बीच की अवस्था को हम माध्यमिक भूपोष कहते हैं। और भी डिटेल से देखें इसे, के बीच की अवस्था होती है। इसमें भूपोष केंद्रक के, इसमें जो भूपोष होता है केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिकीय भित्ति का निर्माण होता है। मतलब भूपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन जब होगा इसमें, तो इसके पास क्या हो जाता है, प्रथम विभाजन जब यहाँ हुआ, सिर्फ देखें इसका जब केंद्रक का यहाँ प्रथम विभाजन हुआ, यही विभाजन प्रथम कहलाएगा, पश्चात कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रथम जब विभाजन हो गया तो इसमें कोशिकाओं का निर्माण हो गया। यहाँ देख सकते हैं प्रथम का निर्माण हुआ कोशिका भित्ति, परंतु इसके बाद फिर इसमें केंद्रक विभाजन नहीं होता। देख सकते हैं विभाजन नहीं होता, केंद्रक विभाजन देखिए, परंतु इसके बाद सॉरी यहाँ देख सकते हैं परंतु इसके बाद फिर से इसमें केंद्रक विभाजन होता है, वह कोशिकीय भित्ति का निर्माण नहीं होता। यहाँ लिख लेंगे वह नहीं किंतु, लिखेंगे किंतु कोशिकीय भित्ति का निर्माण नहीं होता। जैसा कि आप लोगों को डायग्राम से ही यहाँ दिख रहा होगा कि जब ये प्राथमिक आपका यहाँ देख सकते हैं, इसमें नया केंद्रक का जब यहाँ निर्माण हुआ तो ये देखिए दो केंद्रक यहाँ विभाजन हो गया और प्रथम कोशिकीय विभाजन ये आपका हो गया। बट अब देखिए यहाँ से आपका क्या नहीं हो रहा है, कोशिका का निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ एक ही आपको दिख रहा था। बट यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि जो केंद्रक है उसका यहाँ विभाजन हो रहा है, वन केंद्रक यहाँ 2 4 हो गए। तो इस प्रकार से आपका केंद्रक विभाजन हुआ बट कोशिका विभाजन नहीं हुआ, आई मीन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। एग्जाम्पल देखेंगे एरूमूरस, क्या एरूमूरस। तो आपका ये डिफिनेशन था भूपोष क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में भी हमने बताया आपको और साथ में इसका डायग्राम भी क्लियर करवा दिया आप लोग को। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज्वाइन होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को इसी तरह और भी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए एक बात ध्यान दें, जब आपका एग्जाम आने वाला रहेगा तो आप लोग को पेपर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये आपका था भूपोष और भूपोष के टाइप्स और उसका डिफिनेशन। अब बता देते हैं क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमने बता दिया क्वेश्चन किस तरीके से आता है। हमने बताया क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछ रहा है तो ये रहेगा कि भूपोष का डिफिनेशन लिखे और कितने टाइप्स के होते हैं, बस इतना रहेगा 3 मार्क्स में। अगर 5 मार्क्स में है तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि भूपोष का डिफिनेशन लिखें और भूपोष के जितने टाइप्स आई मीन प्रकार होते हैं उसके बारे में वर्णन भी दीजिए। तो ये 5 मार्क्स में रहेगा आप लोग का। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।